आखिर क्या वजह है कि अमेरिका अपना जंगी जहाज ईरान की तरफ भेज रहा है? क्या ईरान के साथ अमेरिका युद्ध शुरू करना चाहता है? जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि यूएस आर्माडा या यूएसएस एब्राहम लिंकन यानी कि अमेरिका का जंगी जहाज जो है वो ईरान की तरफ बढ़ रहा है। वो आगे यह भी कहते हैं कि मेरी वजह से ईरान ने 837 लोगों को सजाए मौत नहीं दी थी। मगर बड़ा प्रश्न, डोनाल्ड ट्रंप आखिर ये जंगी जहाज ईरान की तरफ क्यों भेज रहे हैं? आपकी स्क्रीन पर दोस्तों यह है यूएसएस एब्राहम लिंकन। बड़ा प्रश्न, पिछले एक महीने में यूएसएस एब्राहम लिंकन के क्या लोकेशंस रहे हैं, यह कहां कहां मौजूद रहा है, ये तमाम जानकारियां मैं आपके सामने पूरी पड़ताल करके लेकर आया हूं। मगर सबसे पहले बहुत जरूरी हो जाता है कि सुनना कि अमेरिकी राष्ट्रपति के दिमाग में चल क्या रहा है। सुना जाए। You know, we have a lot of ships going that direction just in case. We have a big flotilla going in that direction, and we'll see what happens. A big force. We have a big force going toward Iran. I'd rather not see anything happen, but we're watching them very closely. I stopped 837 hangings on Thursday. They would have been dead. Every one of them would have been hung. This is like from 1,000 years ago. This is an ancient culture. Very smart people, by the way, but it's an ancient culture. 837, mostly young men, were going to be hung on Thursday. And I said, if you hang those people, you're going to be hit harder than you've ever been hit. It'll make what we did to your Iran nuclear look like peanuts. And an hour before this horrible thing was going to take place, they canceled it. And they actually said they canceled it. They didn't postpone it. They canceled it. So that was a good sign. But we have an armada. We have a massive fleet heading in that direction. And maybe we won't have to use it. We'll see. तो सुना आपने, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कह दिया कि उनका जंगी जहाज जो है ईरान की तरफ रवाना हो गया है। मगर हमें कुछ बातों को नहीं भूलना है। ईरान के आसपास अमेरिका के जितने भी सहयोगी हैं, कतर, तुर्की, यूएई, सऊदी अरब, सब ने कह दिया है कि हम अमेरिका की मदद नहीं करेंगे। कतर ने तो अमेरिका के जो तमाम रक्षा पर्सनल थे, डिफेंस पर्सनल थे, उन्हें कतर के एयर बेसिस से बाहर भी कर दिया था। अब यह बात उन्होंने अपने ईगो पर ले लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अहम पर ले लिया है, ईगो पर ले लिया है। जब सहयोगी ही ट्रंप की मदद नहीं कर रहे हैं, तो आखिर यूएसएस एब्राहम लिंकन या यूएस आर्माडा, सरल शब्दों में अमेरिकी जंगी जहाज जो है वो ईरान की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? क्यों ऐसी जंग शुरू करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप जो वो जीत नहीं सकते? मैंने आपको इसी मंच पर बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह जंग जीतनी फिलहाल बहुत मुश्किल है। बड़ा प्रश्न, यह जो जंगी जहाज ईरान की तरफ बढ़ रहा है, क्या यही वजह है कि ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनी अंडरग्राउंड हो गए थे, बंकर में चले गए? याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपको बतलाया था सबसे पहले कि खामेनी जो हैं वो अंडरग्राउंड हो रहे हैं। क्या चल रहा है उनके दिमाग में, तमाम जानकारियां मैंने आपको दी थी। मगर सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाने वाला हूं कि पिछले 2 महीने में यूएसएस एब्राहम लिंकन या अमेरिकी जंगी जहाज कहां कहां मौजूद रहा है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं दोस्तों कि चूंकि यह एक डिफेंस जहाज है, लिहाजा इसकी एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको नहीं बता सकता और ना मेरे पास यह जानकारी मौजूद है। मगर जो जानकारियां मुझे मिल रही हैं अलग अलग सोर्सेस के जरिए, अब मैं आपको बतलाने वाला हूं कि पिछले 2 महीनों में यूएसएस एब्राहम लिंकन या अमेरिकी जंगी जहाज कहां कहां रहा है। गौर कीजिएगा उन तमाम तारीखों पर जो बहुत जरूरी हो जाते हैं आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले दोस्तों इस तारीख पर गौर कीजिएगा, नवंबर-दिसंबर 2025। शुरुआती डिप्लॉयमेंट की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले इस तारीख पर गौर कीजिए, 21 नवंबर 2025। यूएसएस एब्राहम लिंकन सैन डिएगो से इंडो पैसिफिक मिशन पर निकलता है और यह जो मिशन है इसमें कई डिस्ट्रॉयर जहाज होते हैं।
कौन से? आपकी स्क्रीन पर इसके साथ करियर एयर विंग 9 और कई डिस्ट्रॉयर जहाज होते हैं। अब हम रुक करते हैं अगली तारीख पर, दिसंबर 2025। पहले फिलीपींस के समुद्र में ऑपरेशन होता है। करीब 11 दिसंबर को गुआम पोर्ट में जो है कॉल होता है, यानी कि वहां पर यूएसएस एब्राहम लिंकन मौजूद होता है। इसके बाद साउथ चाइना सी में ड्रिल्स और एक्सरसाइज शुरू होते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली अहम तारीख आती है, वो है 10 से 15 जनवरी। इन तारीखों का सीधा लिंक ईरान के साथ है। कैसे? गौर फरमाएं। यह वो तारीख है दोस्तों जब अचानक रूट बदलने के हमें संदेश या संकेत मिलते हैं। 14-15 जनवरी डिफेंस ट्रैकर्स और नेवल मैप से दिखने लगता है कि करियर अब वेस्टर्न पैसिफिक में है, लेकिन साथ ही खबरें आती हैं कि इसे मिडिल ईस्ट की तरफ भेजने पर विचार हो रहा है। वजह ईरान में विरोध प्रदर्शन और बढ़ता तनाव। अब अगली तारीख पर गौर करते हैं दोस्तों, 16 से 19 जनवरी, यानी कि हाल ही की तारीखें। गौर फरमाएं। सैटेलाइट और शिप ट्रैकिंग रिपोर्ट्स बताती हैं कि यूएसएस एब्राहम लिंकन ने पश्चिम की ओर रुख कर लिया है। अब इसका संभावित रास्ता क्या है दोस्तों, इस पर भी गौर करें। साउथ चाइना सी से सिंगापुर स्ट्रेट, उसके बाद मलाक्का स्ट्रेट और फिर इंडियन ओशन। और अगली अहम तारीख है 19 से 20 जनवरी। इस बात की पुष्टि हो जाती है कि करियर मलाक्का स्ट्रेट पार कर चुका है, यानी अब वो साफ तौर पर इंडियन ओशन की तरफ बढ़ रहा है। पेंटागन भी मान लेता है कि इसे मिडिल ईस्ट की ओर रीडायरेक्ट किया गया है। और अब अगली तारीख पर गौर कीजिए, 20 से 21 जनवरी आपकी स्क्रीन पर इंडियन ओशन की ओर बढ़त। रिपोर्ट्स कहती हैं कि मलाक्का स्ट्रेट के बाद करियर अब इंडियन ओशन में है। अनुमान मिडिल ईस्ट / सेंटकॉम एरिया पहुंचने में 3 से 5 दिन लग सकते हैं। मतलब संभावित पहुंच 23 से 25 जनवरी, यानी कि ईरान के करीब 23 से 25 जनवरी के बीच यूएसएस एब्राहम लिंकन या यूएस आर्माडा, उनका जो जंगी जहाज है, वो पहुंच सकता है। गौर फरमाएं। और फिर 22 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप का आर्माडा वाला बयान आता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एयरफोर्स 1 में कहते हैं, हमारी एक बहुत बड़ी आर्माडा मैसिव फ्लीट उस दिशा में जा रही है, जस्ट इन केस। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें शामिल है यूएसएस एब्राहम लिंकन करियर स्ट्राइक ग्रुप, कई गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, सबमरीन्स, एयर एसेट्स, ये तमाम चीजें। और अगर हम इस वक्त के हालात की बात करें तो यथास्थिति क्या है, गौर फरमाएं। इंटरनेशनल मीडिया कह रही है कि करियर स्ट्राइक ग्रुप मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ गया है। एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई जा रही। डिफेंस एक्सपर्ट्स का अनुमान, यह ग्रुप फिलहाल अरेबियन ओशन, नॉर्थ वेस्ट इंडियन ओशन जोन में हो सकता है, ताकि जरूरत पड़ते ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और गल्फ के पास जल्दी पहुंच सके। लेकिन यह महज अनुमान है, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। अब यहां मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप मेरी 2 रिपोर्ट्स पर गौर करें। इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अमेरिका के लिए ईरान से सीधा पंगा लेना नामुमकिन है, सीधी जंग करना नामुमकिन है, क्योंकि हालात बदल गए हैं। और इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से सुप्रीम लीडर जो हैं, अब वो बंकर के अंदर हैं। पिछले 7 महीने में दूसरी बार वो बंकर में है। सबसे पहले मेरी पिछली रिपोर्ट का वो हिस्सा देखें जिसमें मैंने आपको बताया था कि अमेरिका के लिए ईरान पर हमला करना आसान नहीं होगा, मगर ये डोनाल्ड ट्रंप है, ये कुछ भी कर सकते हैं। अगर इन्होंने अपने अहंकार पर ले लिया है तो ये कुछ भी कर सकते हैं। याद कीजिएगा मैंने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा था। सरल शब्दों में कहा जाए दोस्तों तो ईरान पहाड़ों से घिरा हुआ है, समुद्रों से घिरा हुआ है, खाड़ियां हैं, और ईरान की जो मौजूदगी है, ऐसे में अमेरिका के लिए उसके साथ सीधा युद्ध मोल लेना आसान नहीं होगा। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, बीबीसी हिंदी सेवा ने यह पूरा संकलन किया है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, और इसमें उन्होंने अलग अलग अखबारों को कोट किया है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की तैयारी कितनी कमजोर थी। और जैसे कि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया, जून 2025 में अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया था। वो दिन है और आज का दिन ईरान की सुरक्षा व्यवस्था में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों यह है ईरान के डिफेंस मिनिस्टर और कमांडर इन चीफ मेजर जनरल अमीर हतामी।
उन्होंने बताया है कि पिछले संघर्ष के बाद ईरान ने अपनी सुरक्षा में जबरदस्त परिवर्तन किए हैं, और वो परिवर्तन क्या है वो आपके लिए जानना बेहद जरूरी हो जाता है। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक अमीर हतामी ने कहा, जून 2025 में हुए 12 दिनों की युद्ध की तुलना में आज ईरानी सशस्त्र बल बहुत ज्यादा तैयार हैं। वो युद्ध ईरानी सेना के लिए अलग अनुभव था, जिसने हमारी ताकत बढ़ाई, सैनिकों की ट्रेनिंग का स्तर ऊंचा किया और अलग अलग यूनिट्स के बीच तालमेल बेहतर किया। ईरान ने अपने सशस्त्र बलों की क्षमता को मजबूत किया है ताकि वे किसी तरह के संभावित हमले को रोक सकें और ईरान की सुरक्षा वह संप्रभुता की रक्षा कर सकें। इसमें दो राय नहीं है कि अमेरिका के पास जो B-2 बॉम्बर्स हैं उनका कोई जवाब नहीं है, मगर जब आप एक जंग छेड़ते हैं तो आप सिर्फ एक किस्म के हथियारों पर आश्रित नहीं हो सकते। आपको कई मुद्दों को फैक्टर इन करना पड़ता है, कई मुद्दों पर गौर फरमाना पड़ता है। मसलन ईरान की भौगोलिक स्थिति, अमेरिका इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। सबसे बड़ी बात, अमेरिका पूरी तरह से आश्रित था कतर के ऊपर, यूएई के ऊपर, सऊदी अरब के ऊपर, तुर्की के ऊपर, और तुर्की के सरकारी प्रवक्ता ने सीधे तौर पर इस्राएल की आलोचना की थी। सबसे बड़ी बात, वो खबर जो अमेरिका के लिए निहायत ही चिंताजनक थी कि कतर ने अमेरिका को सीधे तौर पर कह दिया था कि आप हमारे मिलिट्री बेसिस को खाली करें। जी हां, एक मिलिट्री बेस से तो कतर ने अमेरिकी सैनिकों को हटा दिया। अब आप मुझे बताइए, जब यूएई, सऊदी अरब, कतर, तुर्की, ये तमाम देश अमेरिका को चेतावनी दे रहे हैं, तो ऐसे में अमेरिका के पास जब सैनिक बेसिस ही नहीं होंगे, और ऊपर से ईरान ने कह दिया था कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो हम उनके किसी भी सैनिक बेस को नहीं बख्शने वाले हैं। कतर में इस बात को लेकर भी नाराजगी थी कि आपको याद होगा कुछ महीनों पहले इस्राएल ने कतर के एक ठिकाने पर हमला किया था, यह बताकर कि वहां हमास के आतंकवादी हैं। कतर में उस मुद्दे को लेकर भी जबरदस्त आक्रोश था, यानी कि इस्राएल और अमेरिका को लेकर उसके जो तमाम सहयोगी देश हैं उनमें विश्वास खत्म होता जा रहा था। और सबसे बड़ी बात, ईरान की भौगोलिक स्थिति, और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ईरान किन किन खाड़ियों से, किन किन समुद्रों से और किन किन पहाड़ों से घिरा हुआ है। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि उसके उत्तर में कैस्पियन सागर, दक्षिण में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, पूर्व और पश्चिम में रेगिस्तान पहाड़, पश्चिमी सीमा पर जाग्रोस पर्वत श्रृंखला और उत्तर में एल्बुर्ज पहाड़ है। और मैं चाहूंगा दोस्तों आप इस जाग्रोस पर्वत श्रृंखला पर गौर करें, और मैं अब आपको पीछे लेकर चलना चाहता हूं 1980। आपकी स्क्रीन पर यह है सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन ने 1980 में ईरान पर हमला कर दिया था। उनका मकसद था कि मैं ईरान पर पूरा कब्जा कर लूंगा, वहां के तेल ठिकानों पर पूरा कब्जा कर लूंगा, मगर उनके इरादों और उनके लक्ष्य दोनों के बीच में जाग्रोस पर्वत श्रृंखला आ गया। क्या प्लान था उनका? सद्दाम हुसैन का प्लान था कि पहले अहवाज, जो कि तेल का महत्वपूर्ण ठिकाना है, पर कब्जा कर लेंगे और फिर पहाड़ पार करके ईरान के अंदर और आगे बढ़ेंगे। लेकिन यह योजना पूरी तरह नाकाम रही। यहां प्रकृति बहुत बड़ी रुकावट बनी और युद्ध 8 साल तक खिंच गया। आखिर में इस युद्ध में कोई भी जीत नहीं सका, बस दोनों पक्षों के बीच गतिरोध बना रहा। इसी तरह अगर कोई पूर्व से ईरान पर हमला करता है तो उसे दश्ते लूत और दश्ते कवीर जैसे बड़े रेगिस्तान पार करने पड़ेंगे। बड़े सैन्य अभियान के लिए यह रेगिस्तान मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। पहाड़ों और रेगिस्तान के अलावा ईरान समुद्र से भी जुड़ा हुआ है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। फारस की खाड़ी में जो होर्मुज वाला इलाका है ना दोस्तों, वो बहुत सकरा इलाका है। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि दुनिया भर का जो तेल है उसका 20% हिस्सा फारस की खाड़ी से होकर गुजरता है। यह बहुत ही सकरा इलाका है और ईरान का लगभग इस हिस्से पर कब्जा है। अब कल्पना कीजिए अमेरिका के साथ युद्ध शुरू हो जाता, ईरान
इस पूरे इलाके में गतिरोध पैदा कर देता, नाकेबंदी कर देता। और इस नाकेबंदी का क्या असर पड़ता? इस नाकेबंदी का असर यह पड़ता कि दुनिया भर में जो ऑयल सप्लाईज हैं उसके 20% पर असर पड़ता। जी हां, उस तेल उत्पादन के 20% पर असर पड़ता और आप अंदाजा लगा सकते हैं उसके बाद तेल के दाम किस तरह से आसमान तक छू जाते। और फिर इसी मंच पर मैंने आपको बताया था दोस्तों कि किस तरह से ईरानी सुप्रीम लीडर जो हैं वो बंकर के अंदर हैं। क्यों हैं? उनके दिमाग में क्या चल रहा है? आइए देखते हैं। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी के अंडरग्राउंड होने के बारे में बीबीसी क्या कहता है, गौर फरमाएं। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी पिछले 7 महीनों में दूसरी बार अंडरग्राउंड हो गए हैं। उन्हें अच्छी तरह से अंदाजा है कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाया जा रहा है। निकट भविष्य में इस बात की कोई संभावना नहीं है कि वो अपने घर के आंगन में टहलते हुए पाए जाएं या घर की बालकनी पर सुकून से फुर्सत के पल बिताएं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका की तरफ से ईरान में प्रदर्शनकारियों के समर्थन के लिए और कदम उठाए जाने के बारे में बात करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कासिम सुलेमानी और अबू बकर अल बगदादी का हवाला दिया। इन दो चेहरों पर गौर फरमाएं, कासिम सुलेमानी और आईएसआईएस का आतंकवादी अबू बकर अल बगदादी। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि सुप्रीम लीडर का हश्र भी यही हो सकता है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इन दो चेहरों के बारे में आपकी स्क्रीन पर। कासिम सुलेमानी मध्य पूर्व में ईरान के सबसे महत्वपूर्ण सैन्य रणनीतिकार माने जाते थे। वो 3 जनवरी 2020 को बगदाद एयरपोर्ट के पास अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर ड्रोन हमले में मार दिए गए थे, जबकि आईएसआईएस दाइश के प्रमुख अबू बकर अल बगदादी 27 अक्टूबर 2019 को उत्तरी सीरिया में अमेरिकी कार्रवाई के दौरान मारा गया था। खामेनी हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह के अंजाम को भी नहीं भूल सकते। हसन नसरल्लाह 27 सितंबर 2024 को बेरूत के एक रिहायशी टावर में अपने करीबी साथियों के साथ एक बैठक के दौरान इस्राएली हवाई हमले में मार दिए गए थे। यानी कि सुप्रीम लीडर के 2 जानी दुश्मन हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। साथ ही खामेनी की निगाह वेनेजुएला पर भी है। यह मत भूलिए कि वेनेजुएला पर अमेरिका ने प्रहार करके उनके राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को उन्हें किडनैप करके अमेरिका में लाया गया और उनके साथ जो बर्ताव किया वो पूरी दुनिया ने देखा। बेड़ियों में जकड़कर उन्हें लाया गया। और जाहिर सी बात है दोस्तों, यह बात लगातार खामेनी के दिमाग में जो है वो घर कर गई है। क्या यही वजह है कि 7वें महीने में दूसरी बार खामेनी जो है वो अंडरग्राउंड हो गए हैं, बंकर में चले गए हैं? सबसे पहले हमें गौर करना पड़ेगा कि हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में खामेनी के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था, आपकी स्क्रीन पर। शनिवार को ट्रंप ने अमेरिकी पत्रिका पॉलिटिको को दिए गए एक इंटरव्यू में ईरानी सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी की आलोचना करते हुए कहा था कि ईरान में नई लीडरशिप तलाशने का वक्त आ गया है। हालांकि अगर 86 वर्षीय सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी को किसी अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद देश के राजनीतिक परिदृश्य से हटा दिया जाए, ईरान को गंभीर नतीजों का सामना करना पड़ सकता है। तो हालात बहुत दिलचस्प या ये कहा जाए खतरनाक हो गए हैं, क्योंकि हम ऐसे हालात में पहुंच रहे हैं कि एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा मिसकम्युनिकेशन हालात को उग्र कर सकता है। क्योंकि देखिए, ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर हम पर हमला हुआ तो मध्य पूर्व में अमेरिका के जितने भी सैनिक बेसेस हैं हम उसे नेस्तनाबूद कर देंगे, उसे तबाह कर देंगे। यानी कि ईरान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई हो सकती है। खामेनी पहले से ही प्रदर्शनों का सामना कर रहे हैं, लिहाजा सरकार के लिए भी जरूरी होगा लोगों का ध्यान बांटना। अब देखना यह है कि पूरे हालात अब किस तरफ बढ़ रहे हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।